इक्वलिटी इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं दाल खाऊं तो सामने वाला दाल खाएगा, मैं गोश्त खाऊं तो सामने वाला गोश्त खाएगा। ये इक्वलिटी नहीं होती। कि यूसीसी से जितने भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सारे भाई हैं, इक्वल मैपाने में नापे जाएंगे प्रॉपरली। हम अनुमान लग रहा है, जैसे हम बात करते हैं, बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन हो सकता है। हमारा गांव, हमारा किसान, हमारा मजदूर विकसित नहीं होगा तब तक इस देश की विकास की कल्पना करना एक बेईमानी होगी। क्या लग रहा है यूपी, क्योंकि आप वकील हैं, आप तरह तरह के लोगों से मिलते रहते होंगे, आप वकील के गुट से मिलते रहते होंगे, क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पर कौन आ सकता है इस बार की सरकार? देखिए, अगर आप चुनाव के लिए पूछ रहे हैं कि चुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा, तो मैं रिजल्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हम अनुमान लग रहा है, जैसे हम बात करते हैं, बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन हो सकता है। और सर, अचानक से लोकसभा चुनाव से पहले ही, कुछ दिन पहले ही कई सारे चीज़ों का आ जाना, चाहे हम यूसीसी बिल की बात करें या फिर सीएए की बात करें, तो क्या एजेंडे की तरह हम इसको देख सकते हैं? क्या लगता है आपको? मैम देखिए, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, तो कोई भी संस्था ना अपना काम करती है और सब कुछ फैक्ट्स पे ही आधारित होता है। इसमें इंटरप्रिटेशंस आती रहती हैं। अभी थोड़े दिन पहले चंद्रचूड़ सर हैं हमारे, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा भी कि स्टैट्स है, जो भी चीज़ें आज सामने आ गई हैं, अब उस स्टैट्स को तो सब सोशल मीडिया है, कितना कुछ उस पर वो उसकी चीर फाड़ होती है, तो चलता रहता है मैम। अब ये जो अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पर, पहले भी उठे थे, अब ये है कि इन पर डिसीजन आ गया। अब इसको आप टाइमिंग बोल लो, चुनाव से पहले की बात बोल लो, ऐसे बोल लो। बाकी यूसीसी तो अभी फुल्ली इम्प्लीमेंट तो अभी नहीं हुआ है। यूसीसी तो स्टेप बाय स्टेप ही अगर होगा, अगर इस बार इनकी सरकार, उत्तराखंड में तो हो चुका है ना, तो क्या लगता है पूरे देश में आना चाहिए यूसीसी बिल आपके हिसाब से? मैम इस पे कहना तो बहुत मेरे मुश्किल हिसाब से है। तो बिल्कुल आना चाहिए यूसीसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि यूसीसी से जितने भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सारे भाई हैं, इक्वल मैपाने में नापे जाएंगे प्रॉपरली, और उससे इक्वालिटी आएगी पूरे देश में, और लॉ जो गवर्न होगा उस लॉ से सभी को इक्वालिटी आ जाएगी। और इक्वालिटी का मतलब आप समझ रहे हो कि किसी को इन्फीरियरिटी फील नहीं होगी कि आप एक शादी करो, 2 शादी करो, 3 शादी करो, 4 शादी करो, इट डजेंट मैटर, कि आप इक्वल रहोगे। कि आपका जो लॉ है, ऐसा नहीं है कि एक को तो दूसरी शादी करते ही 7 साल की सज़ा हो रही है, और एक 4 शादियां करके भी खुश है और उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, क्लियरली मुद्दा यही है कि यूसीसी से बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें होंगी, सब इक्वल हो जाएंगे और सबके साथ अच्छा ही होगा। अच्छा, जो पहले सरकार थी और अभी जो मौजूदा सरकार है, क्या लगता है पहले और अभी में वकीलों के लिए, क्योंकि आप वकील हैं तो वकील के मद्देनज़र मैं बात करूंगी कि वकीलों के लिए क्या कुछ बदलाव हुआ है, मौजूदा सरकार ने किया है? नहीं, वकीलों के लिए पर्टिकुलर कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन वकील जो होता है वो समाज का नेतृत्व करने वाला है। और जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि वी आर बाउंड टू रूल। वकील ही जो है आज़ादी की लड़ाई से लेकर, अगर आज़ादी की लड़ाई में भी देखेंगे तो वकील ही अग्रिम पंक्ति में वकील था, और अपनी आवाम को समझाने का काम जो है वकील करता था। क्या अच्छा हो रहा था उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वकील उसको बताता था, उसके हिसाब से वकील ही लीड करता था। तो वकील के लिए वकील के बेनिफिट के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया, इसलिए वकील का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वकील चूंकि समाज का है, समाज का नेतृत्व करता है, इसलिए जो है वो अच्छा बुरा समाज के लिए आगे आके बताता है। सीएए के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सीएए की वजह से जो हमारे भाई बंधु जो थे बांग्लादेश में या पाकिस्तान या और भी जगहों के, सब वापस आ गए हैं, उस पर अब क्या कहें? देखिए, सीएए जो है वो एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो चुका है, इसलिए कि उसमें कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो प्रताड़ित माना गया वो 3-4 जातियों को माना गया। बाकी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वो पारसी भी रहता है, यहाँ मुस्लिम भी रहता है, तो वो प्रताड़ित कहीं भी हो सकता है। तो धर्म के आधार पर चूँकि सीएए का लागू होना सिर्फ ये जो है ये डिस्क्रिमिनेट करता है, और इसके अलावा सीएए में कोई खामी नहीं है। अगर सीएए से यह डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया जाए तो कोई खामी नहीं है।
और जहाँ तक यूसीसी की आपने बात करी, मेरे लर्नड ब्रदर जो है शायद इन्होंने पढ़ा नहीं, सिर्फ जो है उसको अगर पढ़ लेते तो शायद इस तरह से डायरेक्ट जो है उसका समर्थन नहीं करते। अच्छा, इन्होंने जो है एक इक्वलिटी की बात करी। इक्वलिटी इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं दाल खाऊं तो सामने वाला दाल खाएगा, और मैं गोश्त खाऊं तो सामने वाला गोश्त खाएगा, ये इक्वलिटी नहीं होती। जो क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं वो आर्टिकल 30 है। धर्म के आधार पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, धर्म के आधार पे हमें क्या और करना है, हमें अपने जो है विरासत और प्रॉपर्टी कैसे बाप दादा की है तो कैसे बांटनी है, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ अगेंस्ट वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, आर्टिकल 44 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ला क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है। जब तक इसको आपने अगर फंडामेंटल अभी फंडामेंटल आर्टिकल 30 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल तो, और ये अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर चले गए तो ये जो है ये एकेडमिक बहस पे ना जाए आप हमारा। हाँ अच्छा, मैं जो है ना लगातार जब ग्राउंड पे उतरती हूँ तो मैं एक मिनट जब मैं ग्राउंड पे उतरती हूँ तो कई बार लोगों के मुंह से मैं ये भी सुनती हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है। आप वकील होने के नाते क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, इनके मुस्लिम को उठा लीजिए, इनमें भी इन्होंने यही सारी चीज़ें की है। और अपने एससी कैटेगरीज भाइयों को उठा लीजिए, आप हथरस का मुद्दा उठा लीजिए, आप सहारनपुर का मुद्दा उठा लीजिए, तो यही तो क्या है, सब कुछ बांटने का तो काम किया है सरकार ने। हम तो बिल्कुल खुले तौर पे बोलेंगे, बिल्कुल बांटने का काम किया। किसानों में इन्होंने जाटों को बोल दिया कि ये तो जो है खालिस्तानी है। क्या जाट खालिस्तानी है? क्या जाटों ने जो अपना शहादत दी है बॉर्डर पे जाके, ठीक है, वो क्या शहादत नहीं है? क्या किसानों ने अपनी मांग की है, अपने एमएसपी के लिए उन्होंने अपनी मांग की है, तो क्या उन्होंने गलत कर दिया? दिल्ली में आके उनके लिए बैरिकेड लगा दिए, इतने सारे कांटे की दीवारें खड़ी कर दी, क्यों? क्या? आपका नाम क्या है? विकास दांगी। कहाँ से आप? मैं बागपत से हूँ। और आप लोगों को क्या लगता जमीन से तो चौधरी चरण सिंह आते हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, मैं कोट करना चाहूँगा आपके उसके न्यूज़ के माध्यम से, कि इस देश की तरक्की का रास्ता गांव, खेत और खलियान से होकर गुजरता है। जब तक हमारा गांव, हमारा किसान, हमारा मजदूर विकसित नहीं होगा, तब तक इस देश की विकास की कल्पना करना एक बेईमानी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चौधरी साहब ने बहुत पहले नारा दिया था, और ये सारी चीज़ें हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक हमने सफ़र किया, और जिस तरह की से इन्होंने किसानों के साथ बर्बरता की है वो भी आपसे छुपाया नहीं जा सकता, सबके सामने है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि ईवीएम जब तक रहेगी, कहीं ना कहीं वो मानव निर्मित है, हैक हो सकती है। ईवीएम को हटाना है और वोट की चोट से परिवर्तन लाना है। ईवीएम एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको, बताइए। मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहूँगा, इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, तो भाई ठीक है, कमल का फूल है, अगर हाथ साइकिल पे लगाते हैं तो कमल का फूल खिलता है, और हाथी पे लगाते हैं तो कमल का फूलता है, ऐसा क्यों? और अब क्या हमने सुनने में ये आया है कि आपकी उसमें ऐसी ट्यूनिंग इन्होंने फिट की है, जय श्री राम, हो गया काम। ईवीएम को लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, क्या लगता है विकल्प क्या है ईवीएम का? अगर वही वाली बात है कि अगर लोग कह रहे हैं और एक कम्युनिटी दावा कर रही है और कोई प्रोटेस्टर्स या एक्टिविस्ट दावा कर रहे हैं कि हैक हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए, ओपनली ईवीएम्स रख देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि हाँ हैक करके दिखाइए। भाई ये तो उनका मुगालता खत्म हो जाएगा, ये सामने वालों का मुगालता खत्म हो जाएगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ना कंट्री को। ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और लोगों का जो विश्वास खत्म हो रहा है डेमोक्रेसी से, इस पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। चलिए, हम लगातार ऐसे ही आपको हर एक कवरेज दिखाते रहेंगे, तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं पल्लवी सिंह, भारत एक्सप्रेस।